इक्वल वेक्टर में यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड ना, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही होगा। हाँ बिल्कुल, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ फिर क्या मतलब, समझा नहीं मैं, यूनिट का क्या मतलब, क्या मतलब न्यूटन न्यूटन, सेम टाइप क्वांटिटी। हाँ सेम सेम टाइप क्वांटिटी होना चाहिए इक्वल वेक्टर के लिए, सेम टाइप की क्वांटिटी ही होना चाहिए। नहीं नहीं तो सब लिखने के लिए, क्योंकि कंपैरिजन, कंपैरिजन एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लेना, कंपैरिजन हम दो चीजों का तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम टाइप की क्वांटिटी, है ना, सेम टाइप की क्वांटिटी, समझे बात, सेम टाइप की क्वांटिटी मतलब फोर्स को फोर्स से ही हम कंपेयर कर सकते हैं, मैंगो को मैंगो से ही कंपेयर कर सकते हैं ना। कोई कहेगा कि मैंगो ज्यादा टेस्टी होता है या एप्पल ज्यादा टेस्टी होता है, तो मैंगो अपना अलग चीज है, एप्पल अलग चीज है। अब एप्पल में टाइप की क्वालिटीज आती है, मैंगो में भी अलग अलग टाइप की क्वालिटी आती है, क्वालिटीज आती है। अब मैंगो में कौन सा ज्यादा अच्छा है, दशहरी वाला अच्छा है, लंगड़ा अच्छा है, कि सफेदा वाला अच्छा है, कि चौसा अच्छा है ना, कि बीजू अच्छा है, सबको अलग अलग पसंद है, मुझे तो लंगड़ा वाला पसंद है, उसके अलावा मैं खाता ही नहीं हूँ कोई। टाइप्स ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़नी हुई है, इसमें इक्वल वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर, मतलब डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा इक्वल वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी पढ़ा हमने, नेगेटिव ऑफ वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड सेम होगा बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना, अगर डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो हम उसको नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। उसके बाद हमने मॉडुलस ऑफ वेक्टर पढ़ा था, मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड की बात होती है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द वेक्टर की बात होती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लेंथ ऑफ द वेक्टर मीन्स लेंथ ऑफ द एरो मीन्स द मैग्नीट्यूड। हाँ कंपेयर कर सकते हैं दो टाइप के, दो अगर वेक्टर्स हैं, दो एरो बनी हुई है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो बड़े वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, छोटे वाले का मैग्नीट्यूड कम होगा। सब कल बता दिया था। उसके बाद आता है हमारा आपका पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर हमने पढ़ा, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर हमने पढ़ा, पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर पढ़ा। पैरेलल वेक्टर का मतलब दो वेक्टर अगर दोनों की डायरेक्शन सेम, इसको हम कोलिनियर वेक्टर भी कहते हैं, है ना। कोलिनियर का मतलब क्या हो, एक लाइन में, है ना। देखो एक लाइन में जब वेक्टर एक लाइन में हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बोल रहा है कि वेक्टर्स एक लाइन में, तो ये दोनों बताओ एक लाइन में है, ठीक है, उसी लाइन में है, बोलो एक ही लाइन में है, इसलिए ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर। अगर मैं इस दूसरे की बात करूं, है ना, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम। क्या ये दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, बोलो, है ना। तरीके से मैं अगर पैरेलल वेक्टर कहूँ तो पैरेलल वेक्टर ये भी हो सकता है ना, एक लाइन में नहीं है तब भी, एक लाइन में नहीं है तब भी ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये एक लाइन में नहीं है तो पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं इसको, ये भी पैरेलल वेक्टर कैसे, कि अगर मैं इस वेक्टर को यहां से उठा के मैं इसके लाइन में रख दूंगा, इसी लाइन में उठा के यहाँ लाइन में, तो बता हमने इस बी वेक्टर, ये जो बी वेक्टर है इसमें कोई चेंजमेंट किया,
इस बी वेक्टर में हमने कोई चेंज नहीं किया, नहीं। क्यों? क्योंकि वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज, मेनली दो प्रॉपर्टीज है। क्या वो प्रॉपर्टीज है? कि आपके मैग्नीट्यूड बदलना नहीं चाहिए एक इक्वल वेक्टर होने के लिए, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ना तो हमने डायरेक्शन चेंज किया, ना तो हमने मैग्नीट्यूड चेंज, बस पोजीशन हमने चेंज कर। ठीक है, तो क्या हुआ? ये वेक्टर हो या ये वेक्टर, दोनों तो एक ही, इसलिए हम पैरेलल वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर भी कहते हैं। यानी पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर एक ही। समझ गए बात? सर अगर कोलिनियर के लिए सेम लाइन में है पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या वो कोलिनियर होगा कि नहीं? हाँ, कोलिनियर, बिल्कुल वो भी कोलिनियर है। यानी एंटी पैरेलल वाला भी हमारा, बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, कोलिनियर का मतलब फिर क्या है? वेक्टर शुड बी इन लाइन। तो क्या ये लाइन में नहीं है? बिल्कुल, अगर अपोजिट होगा तब भी वो कोलिनियर है। राइट डाउन नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। प्लेन बदल देंगे तो प्लेन कौन सा होगा, है ना? तुम को प्लानर और इसकी वेक्टर में चले गए, लग रहा है कहीं से पढ़े हो। कोई बात नहीं, बता दो। देखो, दो तरह के वेक्टर होते हैं, इसकी वेक्टर जो कि नहीं है हमारा समझ। प्लेन, अगर हमारा प्लेन जो है वो हमारा पैरेलल प्लेन, समझे बात? पैरेलल प्लेन मतलब मुश्किल होता समझा रहा। पैरेलल प्लेन है, देखिए इस तरह से ऐसे, है ना? ये एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर एक और। अगर पैरेलल प्लेन है तो दोनों में वेक्टर ऐसे ही होंगे, पैरेलल। तो बात तो वही होगी, ये वाली जो मैं समझा रहा था यहाँ। ठीक है, समझ में बात? लेकिन अगर एक ही पैरेलल प्लेन हो, लेकिन वेक्टर कुछ इस तरह से हो, ऐसे, समझ रहे हो बात? इस तरह से, यानी एक लाइन में ना होके ये ऐसे, समझे बात? जैसे मान लो ये दो है ना, ट्रैक है, ट्रैक का एक तो लेवल में हो और एक थोड़ा सा ऐसे होता है ना? तो इस तरह के वेक्टर्स को हम स्क्यू वेक्टर कहते हैं, जो कि नहीं है हमारे सिलेबस में, यहाँ पे नहीं है, फिजिक्स में नहीं है। मैथमेटिक्स जो आप पढ़ोगे 12th क्लास में, मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा स्क्यू वेक्टर्स भी, है ना? पैरेलल है इसकी, तो उसकी बात नहीं है, पूछ लिए तो बता दिया। ठीक है, क्लियर या नॉट? क्लियर और नॉट? ठीक। सर बताओ। सर मेरे को एक डाउट है सर, हम कैसे पहचानेंगे कि पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर है? देखो, कोलिनियर और पैरेलल में बोला हूँ एक ही चीज, पहली बात, अलग अलग नहीं। सर तो मैं क्यों अलग 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 इसलिए अलग? लिखा दिया हूँ कि अगर ये दोनों वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर किसी केस में, फॉर एग्जांपल, ऐसे होता नहीं जनरली, किसी केस में इसको हम हटा ना पाए यहाँ से, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। जैसे दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक फिक्स्ड वेक्टर, एक होता है फ्री वेक्टर। अगर ये फिक्स्ड वेक्टर होगा जिसको हम यहाँ से हटा नहीं सकते, तो ऐसे केस में ये दोनों पैरेलल होंगे। लेकिन अगर फ्री वेक्टर है, पैरेलल को ही हम यहाँ से चेंज कर देंगे तो भाई कोलिनियर है। यानी फ्री वेक्टर के केस में कोलिनियर और पैरेलल और एंटी पैरेलल सब एक ही चीज। पैरेलल मतलब डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, और एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे हो या ऐसे या ऐसे। ठीक है, एंटी पैरेलल। सर हाँ, पैरेलल वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम नहीं होता? इसमें पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड। देखो, पैरेलल वेक्टर की सिर्फ कंडीशन क्या है? इट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का कोई इसमें नहीं, अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर है तो इक्वल वेक्टर होता है। समझ नहीं बात? यस सर। सिर्फ कंडीशन क्या है उसको याद रखना।
पैरेलल मतलब पैरेलल, सिर्फ डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। और कोई डाउट किसी को? अगर मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो वो इक्वल वेक्टर होता है। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पैरेलल वेक्टर है, सॉरी, जो हमारा इक्वल वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर भी है। यानी कि सारे के सारे इक्वल वेक्टर वो पैरेलल वेक्टर भी होंगे, समझ रहे हो बात? लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, कुछ पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हो सकते हैं। एनी डाउट? एनी अदर डाउट? पूछो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे याद रखना, मैं मुझे अलग अलग नहीं लिखवाना चाहिए था, एक ही में लिखवा देना चाहिए था। बस इतना ध्यान रखना कि पैरेलल, एंटी पैरेलल और कोलिनियर सब एक ही चीज। ओके, क्या लिखा है बोला था मैं? यूनिट वेक्टर में राइट डाउन यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब वन, है ना? यूनिट मीन्स वन। देखना यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है। वेक्टर लिख लो इसमें, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन। क्या मतलब है इसमें? जैसे मान लो कि कोई वेक्टर है 5 न्यूटन, फोर्स है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है 5 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड इसमें कितना हुआ? 5, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 5। अगर इसी को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, यानी कि इसमें कितना मैग्नीट्यूड था? 5। अगर हम इसी को 5 से डिवाइड कर दें, यानी उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, तो ये क्या बन जाएगा? 1 न्यूटन। समझ रही बात? ये 1 न्यूटन बन जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर कहूं कि कोई वेक्टर ए था हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता, ठीक है। अगर ए दिया हो तो अगर हम वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, इसका मैग्नीट्यूड होता है मतलब इसमें कितना नंबर है, कितना अमाउंट, ठीक है ना। वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, वेक्टर 5 न्यूटन और अपॉन 5 न्यूटन, 5 से डिवाइड कर दो, जितना मैग्नीट्यूड उसका होगा उसी से डिवाइड कर दो। अगर ये 7 न्यूटन होगा तो 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1 न्यूटन। यानी कि हर केस में वो क्या आएगा? 1 ही आएगा, है ना। या अगर वेलोसिटी होगी तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसी को हम बोलते हैं ए कैप, ऐसे कैप, है ना। ए कैप, इसको बोलते हैं क्या? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, यानी किसी भी वेक्टर का अगर हमको यूनिट, नोट कर लेना, यूनिट वेक्टर अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम सिंपली ए भी लिखते थे, आपको पहले से बता दिया था। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका क्यों निकालते हैं या आगे समझ में आ जाएगा आपको, है ना, क्यों ऐसा करते हैं। सर ये जो मैग्नीट्यूड 1 होता है ये एसआई यूनिट में होता है कि किसी भी यूनिट में? जैसे ये न्यूटन में, तो डाइन में अगर 1 होगा तो वो यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं? देखो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का क्या मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ यहाँ पे 5 न्यूटन अपॉन 5 नंबर, है ना। वेक्टर किस चीज में है? जैसे वेक्टर आपका कोई भी वेक्टर हो, अगर ये न्यूटन में गिवन, है ना,
अगर ये एसआई में होगा तो हमारा ये जो यूनिट वेक्टर आएगा वो भी एसआई में, क्योंकि हम ऊपर यूनिट भी लिख रहे हैं और नीचे सिर्फ नंबर लिख रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, नंबर लिख रहे हैं। हम डिवाइड करेंगे तो वही यूनिट बचेगी। तो जो हमारा अगर एसआई में होगा तो एसआई में आएगा, अगर हमारा सीजीएस में होगा तो सीजीएस में आएगा, एमकेएस में होगा तो एमकेएस में। जिस जो वेक्टर गिवन होगा आपको पूछेगा आपसे इस वेक्टर पे बताए, तो जो वेक्टर गिवन होगा वो उसकी भी यूनिट गिवन होगी, न्यूटन गिवन होगी या आपकी डाइन की जो भी आपको गिवन, तो जो जिस यूनिट में गिवन होगा उसी यूनिट में यूनिट वेक्टर भी उसी यूनिट में आएगा। यस और नो? यस नहीं सर, आगे चलो, आ गया सर, आ गया। ओके ठीक है, आगे लिखो। यूनिट वेक्टर हो गया आपका। यूनिट वेक्टर के बाद लिखो कोप्लानर। कोप्लानर यानी एक ही प्लेन में होगा, कोप्लानर वेक्टर्स। Coplanar vectors, the vectors which act in the same plane, the vectors which acts in the same plane. देखो क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताया था कि जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं बस उस टॉपिक्स को आप एक तरीके से कैसे लर्न करें। जब हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी बढ़ेगी। मैं पहले कह रहा हूँ सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लेना थ्योरी फिजिक्स का, उससे फिजिक्स नहीं आती। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के समझ जाओ तो हमको फिजिक्स आ गई, नहीं होता जब तक कि न्यूमेरिकल ना लगे, है ना। काश की न्यूमेरिकल ना होते फिजिक्स में, कितना आसान फिजिक्स हो जाती है ना। फिजिक्स में न्यूमेरिकली तो है और क्या है, थ्योरी तो बस थोड़ी थोड़ी है। हाँ, और कंसेप्ट की क्लियरिटी आपकी तभी हो पाएगी जब आप न्यूमेरिकल पे आओगे। अभी न्यूमेरिकल अभी नहीं पढ़ा, आप फिजिक्स नहीं होती तो एसी ना चलती, शायद फैन ना चलता, है ना। फिजिक्स ना होती तो कंप्यूटर ना चलता, शायद ऑनलाइन क्लास भी ना चलती। हो सकता है हम पेड़ के नीचे बैठे रहे, है ना। हो सकता है पेड़ ही पे रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम पेड़ ही पे रहते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स ना होती तो फिर दिक्कत हो जाती। मैथ्स ना होती तो मैथ्स तो तभी आती है ना जब फिजिक्स फंस जाती है कहीं, फिजिक्स कहीं रुक जाती है ना तब मैथ आती है। मैथ्स कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स फिजिक्स से ही आती है ना। मैक्सिमम टाइम जब फिजिक्स स्टॉप हो जाती है, अपना डेवलप करना स्टॉप हो जाती है, तो न्यू टाइप के मैथमेटिक्स जनरेट हो जाती है। जैसे कैलकुलस जनरेट किया न्यूटन ने, है ना। आपको पता होना चाहिए न्यूटन ने बनाया कैलकुलस, और जब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की पे रिसर्च कर रहे थे। इंस्टेंट हम लोग बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये है, लेकिन जब उस पर रिसर्च हो रहा था उस टाइम पे बना आपका कैलकुलस, डिफरेंशिएशन। समझ में आया? ये सब न्यूटन का ही है कैलकुलस। वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी। और जो फिजिसिस्ट होते हैं उनको बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आती है, बिना मैथमेटिक्स तो वो बढ़ेंगे ही नहीं। आप सोचो कि बिना मैथमेटिक्स से हम फिजिक्स पढ़ लेंगे तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, आपको एक अलग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों नहीं फिजिक्स के अंदर ही पढ़ाया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम अभी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट भी नहीं किए, बल्कि हम चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट नहीं किए थे, तभी मैं आपको पढ़ा दिया डिफरेंशिएशन। क्यों क्यों ऐसा पढ़ाया? क्योंकि हमारा यूज था। तो एज अ
टॉपिक में अलग करके उसको पढ़ा दिया, डिफरेंशिएशन आपको अलग से। इसी तरह से जितनी भी मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हुई है ना, लोग कहते हैं कि इतना मैथमेटिक्स हमने पढ़ लिया, यूज क्या है? कोई भी ऐसी मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं जिसका यूज नहीं। वो अलग बात है ना जाने, तो लोग नहीं जानते तो कहते हैं क्या फालतू में इतनी मैथमेटिक्स पढ़ा, है ना। जिनको नहीं आता नहीं समझ, मैं बता दूंगा, कोई ऐसी मैथमेटिक्स नहीं जिसका यूज नहीं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो ना, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या क्या पढ़ते हो, फालतू में थोड़ी नहीं। अरे फालतू में, फालतू में एक भी चीज, एक एक पॉइंट भी नहीं है फालतू, ये समझ लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं जानते हैं लोग, जो जो नहीं जानते थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि क्या मतलब है इसका स्टैटिस्टिक्स का, है ना। एमबीए करोगे तो समझ में आ जाए स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स में पूरा आपका एमटेक होता है, समझ रहे हो बात। बीटेक उटेक नहीं, एमटेक होता है पूरा एक टॉपिक पे। जानेंगे तब ना, जो नहीं जानते वैसे ही बोल देते कि क्या मतलब है इतना मैथ्स पढ़ना है। कैलकुलस अभी का, अभी तो कैलकुलस में सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी टी पढ़े, है ना। अभी जब वो आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना, जब हाई लेवल पे जाओगे, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक लेवल पे जाओगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी तब समझ में आएगा कि हाँ मैथमेटिक्स का यूज एक्चुअल में है। ठीक है, कोई भी ऐसी मैथमेटिक्स नहीं जो बिना यूज का, यूज हुआ तभी तो वो डेवलप हुई, तभी तो वो इन्वेंट हुई। चलो खैर, उस पर लेक्चर नहीं देना मुझे। पढ़े को प्लेनर वेक्टर, वेक्टर्स इन द सेम प्लेन। उसके बाद लिखो को इनिशियल, को इनिशियल, ऐसे को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। जैसे ये एक वेक्टर हो और ये एक वेक्टर, है ना। दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। बना लो साइड में, इनके बीच में कुछ एंगल हो, एंगल जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर्स हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट्स। इनिशियल पॉइंट एक दो तीन वेक्टर भी हो सकता है ना। थ्री वेक्टर भी हो सकता है, वेक्टर सी भी हो सकता है, नो मैटर, है ना। यानी टेल सबकी एक ही जगह पे हो, टेल, है ना। टेल सबकी अगर एक ही जगह पे हो तो ऐसे वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है को टर्मिनस, टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर। टर्मिनस बना हुआ है टर्मिनल, टर्मिनस किससे बना हुआ है? टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंड पे, है ना। जैसे रेलवे में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं ना, जंक्शंस का अलग अलग टाइप होता है, टाइप्स ऑफ जंक्शंस भी होते हैं। जैसे जंक्शन होता है, सेंट्रल होता है, टर्मिनल होता है। नाम सुना है कानपुर सेंट्रल, है ना। आनंद विहार टर्मिनल, बहुत से ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए, आनंद विहार, वो आनंद विहार क्या है? टर्मिनल, है ना। कानपुर सेंट्रल, है ना। जंक्शन होता है, मऊ जंक्शन था पहले, अब क्या हो गया? टर्मिनल। टर्मिनल मतलब होता है कि वहां पे जो भी ट्रेन आएगी वो रुकेगी। सेंट्रल मतलब वहां से हर एरिया के लिए ट्रेन जाती है ना। टर्मिनल का मतलब वहां पे ट्रेन आती है, एंड हो जाती है, वहीं से ट्रेन चलेगी, वहीं ट्रेन आके खत्म हो जाएगी, मतलब एंड हो। तो टर्मिनल मतलब एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लिख लो vectors which have the common terminal points, vectors which have the common terminal points, end points लिख सकते हो ब्रैकेट में, within bracket you can write end points.
ओके नेक्स्ट, इसमें और भी बहुत सारे हैं। जीरो वेक्टर, जीरो, या इसको नल वेक्टर कहते हैं, NULL, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, NULL, null vector, vectors having zero magnitude, vector having zero magnitude। जब जीरो है तो क्या मतलब हुआ, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, है ना, लेकिन तब भी वेक्टर है। कैसे देखना, दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट करें, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कह दो कि A माइनस ए इक्वल टू जीरो, ये कहीं लिखा हुआ है, B माइनस ए या B माइनस बी कर लो, B माइनस बी इक्वल टू जीरो, A माइनस ए इक्वल टू जीरो या B माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये राइट और रॉन्ग बताओ, फटाफट बताओ सभी लोग। सर ऊपर एरो नहीं होगा जीरो पे? अब पूछ रहा हूँ तो उतना आंसर, है ना, इधर उधर नहीं, जितना पूछ रहा हूँ राइट और रॉन्ग तो बताओ, राइट और देखो, राइट और रॉन्ग दोनों लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की होमोजेनिटी कैसे होता है। देखो, इधर एक तरफ क्या है, वेक्टर, इधर एक तरफ क्या है, वेक्टर, दूसरे साइड क्या है, वेक्टर नहीं, है ना। तो यह ध्यान रखना कि इसके ऊपर एरो लगाना जरूरी है, समझ आया, इसके ऊपर एरो लगाना जरूरी है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, एरो लगाना जरूरी है, ध्यान रखना, इस तरह से नोट भी कर लेना उसमें, A माइनस ए इक्वल टू नल वेक्टर। अब ये जो जीरो आया है वो किसका है, A माइनस ए का है कि B माइनस बी का है ना। मान लेते हैं A इस डायरेक्शन में था, B इस डायरेक्शन में, तो ये जीरो आया, ये जीरो आया, तो जीरो की कौन सी डायरेक्शन है, वेक्टर तो है लेकिन उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन होगी लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। वो A माइनस ए का जीरो है कि B माइनस बी का जीरो, नहीं पता, चाहो तो लिख सकते हो इसको। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, नंबर नहीं है वैसे ही, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, यानी किसी वेक्टर को हम अगर हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, रियल रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना, क्या, ठीक है, और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स 11th में जो है या तो पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथमेटिक्स 11th मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, 10th क्लास तक नहीं पढ़ाया है ना, लेकिन जितने भी आप नंबर पढ़ के आए 10th क्लास तक वो सब के सब है रियल नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बायो वाले स्टूडेंट भी देख लें कि अगर मान लो कि मैं कहूं ऐसा, अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन, ये पॉसिबल है नहीं।
इस तरह के नंबर जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हम किसी भी चीज का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कभी माइनस नहीं आ सकता, किसी भी चीज का स्क्वायर है ना। देख लो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या माइनस आएगा? किस चीज का स्क्वायर -1? नहीं ना। इसलिए ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथ्स के लिए। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसी वेक्टर को हम अगर हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए है, अगर मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर अगर हमारा इतना बड़ा है, वेक्टर ए, अगर हम 2a कर दें, रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेंथ विल बी डबल। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मान लेते हैं कि दिस इज ए, इसको हाफ ए कर दें, ठीक है, ये ए हो गया, हाफ ए कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। दिस मीन्स सिर्फ हम उसकी लेंथ की बात करते हैं, है ना। रियल नंबर से मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है लेंथ की बात करते हैं। रियल नंबर में माइनस भी आता है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर मान लेते हैं कि ये ए है ना, तो ये हमारा हो जाएगा -2a हो जाएगा। माइनस मतलब डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा? डबल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड डबल हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। -2a से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब होता है। अगर कोई वेक्टर आपको ए वेक्टर गिवन हो, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड को डबल करेंगे और डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है ना नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट। नेगेटिव ऑफ द वेक्टर मींस वेक्टर ए में हमने -2 से मल्टीप्लाई किया। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब डायरेक्शन को रिवर्स करना, और 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैग्नीट्यूड को डबल करना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर को ऐड करना और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना। देख लेना, दो मेथड है हमारे पास। दो मेथड, एक तो हमारा है ग्राफिकल मेथड, है ना। दूसरा है हमारा मैथमेटिकल या एनालिटिकल मेथड कहते हैं। दो वेक्टर है हमारे पास, लेट अस सपोज एक 5 न्यूटन का है और एक हमारा 3 न्यूटन का है। एक 5 न्यूटन का, एक 3 न्यूटन का, दोनों को ऐड करना। जाहिर सी बात है, दोनों वेक्टर है तो दोनों के बीच से कुछ पर्टिकुलर एंगल भी होगा, है ना। तो हमारे पास दो मेथड है सॉल्व करने के। एक ग्राफिकल, जो हम ग्राफ पेपर पे बना के सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारे पास एनालिटिकल यानी मैथमेटिकल है, जिसमें हम सिर्फ कैलकुलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक दिन आज और कल मिला के पढ़ेंगे, सिर्फ हम ग्राफिकल मेथड का पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी पढ़ेंगे और एनालिटिकल मेथड भी पढ़ेंगे। ठीक है, राइट डाउन हेडिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लेट अस सपोज आपको ये दिया हुआ है ना, ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है ना। अलग अलग डायरेक्शन और अलग अलग मैग्नीट्यूड है। ऐसे देखने में तो बराबर लग रहा है, लेकिन अलग मान लो, ये वाला थोड़ा सा बड़ा मान लो। ठीक है, बनाओ। दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, वेक्टर का क्या मतलब हुआ, आप अपने मन में फोर्स समझ लो। क्या फोर्स? कैसे कि एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है,
another is acting in this direction. One force is acting in this direction, in horizontal direction, and another is acting in this direction, having different magnitudes. दोनों के मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। फोर्स आप अपने मन में क्या रखोगे, फोर्स। अगर सिर्फ फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, और भी क्वांटिटीज होती हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इंपल्स है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप अपने मन में क्या रखोगे, फोर्स। फोर्स क्या है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे, यानी कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई ब्लॉक हो, उसको हमको पुश करना है, तो एक पर्सन जो है इधर फोर्स लगा रहा है और एक पर्सन इधर फोर्स। समझ में? तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, एक दिस इज द वेक्टर ए। अब इसको उठा के इसके टेल को इसके हेड पे रखें, ऐसे, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे है वैसे ही उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये जैसे था वैसे ही उठा के हमने रख दिया, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मींस इसमें बी के मैग्नीट्यूड या बी वेक्टर में हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया हुआ। ठीक है, अच्छा, अब ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या कहता है, कि द रिजल्टेंट यानी ए और बी को ऐड करेंगे, ए और बी को हम ऐड करेंगे, तो अगर ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा ये होगा, दिस इज द रिजल्टेंट। और ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। और ये बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो, सिर्फ एडिशन बचपन से आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा। देख लेना, अब लेवल बढ़ रहा है। बार बार मैं कह रहा था कि चैप्टर 4 थोड़ा सा लेवल हाई है, चैप्टर 4 लेवल थोड़ा सा हाई है। अब आप पढ़ रहे बचपन से सिर्फ एडिशन पढ़ते हैं, सर 2 + 2 = 4, नहीं ना? लेकिन अब यहाँ पे देखो दो टाइप का एडिशन होता है। कौन कौन सा? एक तो वेक्टर एडिशन होता है, जो आप अभी तक पढ़ के आए हो बचपन से। वो कौन सा एडिशन होता है? वो एल्जेब्रिक एडिशन होता है ना। 2 + 2 = 4, इट इज एल्जेब्रिक एडिशन। ठीक है, 2 न्यूटन + 2 न्यूटन = 4 न्यूटन हमेशा नहीं होता। 2 + 2 = 0 भी हो सकता है। कब? वेक्टर एडिशन में। कैसे? वही बता चुका हूं मैं, ध्यान रखना। देखो, अगर 2 न्यूटन इधर लग रहा है और 2 न्यूटन इधर लग रहा है, तो बताओ रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। यस और नो? समझ लो, तो 2 + 2 = 0 भी होता है। हाँ, अगर वो मैं तो ये नहीं कर रहा ना कि 0 ही होगा हमेशा, ये तो नहीं कर रहा कि 2 + 2 = ऑलवेज 0, ऐसा तो कहीं 2 + 2 मे बी = 0। इसमें वेक्टर एडिशन में ध्यान रखना, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी, 2 + 2 = 4 भी हो सकता है। बिल्कुल सही, 2 + 2 = 4 भी हो सकता है ना। 4 न्यूटन भी हो सकता है, 2 न्यूटन + 2 न्यूटन। ध्यान रखना, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। समझ में आ रही बात? कुछ क्लियर हो रही बात? 2 + 2 = 4 होता है जब सिर्फ हम स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे ध्यान देखना, दोनों चीजें हैं। वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं हम, वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर में रिजल्ट हमारा पॉसिबल कुछ भी हो सकता है ना। 2 + 2 मैक्सिमम जो रिजल्ट आ सकता है वो 4 आ सकता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 हो सकता है, या उससे कम हो सकता है। मैक्सिमम 4 है ना, क्या उससे कम होगा? और मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मिनिमम 0 हो सकता है। देखो यार, ये वेक्टर एडिशन है। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एडिशन। आप लोग अभी तक जो पढ़ते आए हो, हाँ, डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहे हैं, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैक्सिमम और मिनिमम की, तो मैग्नीट्यूड मिनिमम 0 होगा, मैग्नीट्यूड की बात। ठीक है, अगर मान लो ये 4 है और हम डायरेक्शन ये वाली पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है? -4 न्यूटन है ना। वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम की। मैक्सिमम दोनों के एडिशन के बराबर होगा, मिनिमम 0 होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि दो टाइप का एडिशन होता है, एक वेक्टर एडिशन, दूसरा हमारा
एल्जेब्रिक एडिशन। वेक्टर एडिशन में क्या होता है, हम इस तरह से वेक्टर को ऐड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन एल्जेब्रिक एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ नंबर को नंबर से ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, है ना। 2 लीटर प्लस 2 लीटर, अगर मिल्क आपने लिया हुआ है 2 लीटर एंड 2 लीटर, दोनों को मिक्स कीजिए, क्या मिलेगा आपको? 4 लीटर। कैसा होगा? 3.5 लीटर हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने लीटर लिया हुआ है वो एक स्केलर क्वांटिटी। अगर हम 4 किलो को ऐड करेंगे, किलोग्राम मास है, क्या होगा? 4 + 4 = 8 या 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 3.5 नहीं होगा। बराबर? क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वहां पे एल्जेब्रिक एडिशन होता है। समझ में आई बात? 2 + 2 = 4, 2 + 4 = 6, ठीक है। 4 + 2 = 6, 4 + -2 = +2। एल्जेब्रिक एडिशन, मैं अगर कहूं कि आप 4 + 4 और -2 को ऐड करिए, कितना आएगा रिजल्ट? इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना रिजल्ट आएगा? बताओ फटाफट, सब लोग बताएंगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर एडिंग +2 एंड माइनस? ऐड करना है हमको, समझ रही बात? 6 हो जाएगा। यार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। ऐड करने का मतलब +4 और फिर +-2, कितना आएगा? प्लस माइनस और कितना आएगा? +2 आएगा, ठीक है। तो एडिशन, एल्जेब्रिक एडिशन मतलब समेशन विद साइन, सम करना, ऐड करना एक अलग होता है, एल्जेब्रिक एडिशन एक अलग होता है। समझ आएगा? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें आपको याद रखना चाहिए। वेक्टर एडिशन क्या होता है, algebraic एडिशन जब भी हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की, देयर विल बी द algebraic एडिशन, मींस एडिशन विद साइन, ठीक है। और अगर मैं कहूंगी इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करिए तो +4 -2, है ना, प्लस =6 हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक एडिशन या एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन की बात करें तो बेसिकली एल्जेब्रिक एडिशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एडिशन कब हम लेते हैं? जब हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे, जब हम मास की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, है ना, वॉल्यूम की बात करेंगे। समझ में आ रही बात है? जब हम इस तरह की क्वांटिटीज की बात करेंगे तो वहां पे हम एल्जेब्रिक एडिशन मींस सिर्फ नंबर का नंबर से एडिशन कर देंगे विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, जब हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो 2 + 2 = 4 भी हो सकता है, 2 + 2 = 2 भी हो सकता है, 2 + 2 = 0 भी हो सकता है, ठीक है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो 2 + 2 = -4 भी हो सकता है, -2 + -2 = -4, ठीक है। तो ये माइनस माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन में ये वाली पॉजिटिव मानी है तो ये दोनों की दोनों क्या है? -2 एंड -2। तो -2 एंड -2 का हम जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो अगर डायरेक्शन सेम होगी, दोनों के बीच एंगल 0 होगा, तो हमारा -4 रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक वेक्टर एडिशन। अच्छा, अभी और भी चीज है, वेक्टर एडिशन भी हम 2 तरीके से करते हैं, बताया था मैं। वेक्टर एडिशन भी हम 2 तरीके से करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा एनालिटिकल मेथड, मींस एडिशन विद एडिशन एडिशन यूजिंग मैथमेटिक्स कह सकते हैं। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है ये ऐसे ही लिखा हुआ, मींस यहाँ पे ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन दोनों का रिजल्ट है ना। रिजल्ट में मैं बता दूं, थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखना, एग्जांपल लेता है, इसको भी बना लेना तो अच्छा रहेगा। देखो ये ए वाला कह रहा है, ये कोई ब्लॉक है, कोई चीज है, ए वाला कह रहा है कोई पर्सन ए है। देखना ध्यान से, फोर्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये कोई ब्लॉक है,
या कोई पार्टिकल, ए वाला कह रहा है कि इधर खींचूंगा मैं, इधर फोर्स अप्लाई कर, और बी वाला कह रहा है नहीं इधर, वाला क्या कह रहा है मैं इधर खींचूंगा। चलो भाई ठीक है। अच्छा, इसी को हमने यहां रखा हुआ है, ये हो चाहिए है, दोनों बात सेम। अब मैं बोला हूं ये अगर ए है ये अगर बी है तो रिजल्ट हमारा ये है, बोला क्या मतलब हुआ रिजल्ट का, आर का क्या मतलब हुआ, आर का मतलब हुआ कि वो ब्लॉक किधर जाएगा, समझ रहे हो, नेट फोर्स किधर लगेगा, दोनों तो अपनी पे खींच है तो क्या होगा, पार्टिकल दोनों साइड में जाएगा क्या, समझना बात को, क्या पार्टिकल दोनों साइड में जाएगा, पार्टिकल तो एक ही साइड में जाएगा ना, मतलब इतना फोर्स ना लगा दे कि पार्टिकल ही टूट जाए, है ना, इतना, मतलब पार्टिकल टूटा नहीं है, एक ही पार्टिकल है, अगर दो डायरेक्शन में अगर हम खींच रहे होंगे तो क्या होगा, दो डायरेक्शन में अगर खींच रहे होंगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, देख लो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मान लो कि आप कभी घूमने गए, है ना, कभी घूमने गए बाहर, तो आप ऐसे ही घूम रहे हो मतलब विदाउट डायरेक्शन, तो एक फ्रेंड कह रहा है नहीं इधर चलो, एक फ्रेंड कह रहा है नहीं उधर चलो, है ना, अगर मान लो दोनों लोग खींचे आपको, चलो इधर चल रहा है, जिसका फोर्स ज्यादा होगा उधर की तरफ चला जाए, है ना, अब ऐसा भी ना खींचे कि हाथ ही पड़ जाए, ऐसा तो होता नहीं है कभी। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर किसी पार्टिकल को एक इधर कोई खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है तो पार्टिकल जाएगा कहाँ, इधर चला जाएगा क्या, इधर चला जाएगा क्या, है ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये पार्टिकल इन दोनों के मिडिल में भी जा सकता है, अगर दोनों का फोर्स बराबर होगा तो दोनों के मिडिल में जाए। आप कॉमन सेंस का यूज करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर ए वाला बड़ा होगा तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड द रिजल्टेंट विल शिफ्ट टुवर्ड द ए, इफ बी इज ग्रेटर द रिजल्टेंट विल शिफ्ट टुवर्ड द पी। समझ में आ रहा है, हम लोग इतना सवाल पूछ देते हैं ना कि सब एक ही जगह पढ़ाना पड़ जाता है, हालांकि ये सब बाद में बताने वाली चीज थी, लेकिन मुझे यही पढ़ाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ समझ में आया, या तो कुछ समझ में आ रहा है। एडिशन का क्या मतलब, रिजल्टेंट, एडिशन मीन्स ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा। किसी को डाउट हो तो बाद में मत पूछना, किसी को इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। टाइम भी हो गया क्या, चलो कोई नहीं, इसको खत्म करते हैं, बस 5 मिनट, 5 to 10 मिनट्स मोर। सर लास्ट हो ग्राफ गया को यहाँ एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। तक ये वाला, यस सर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, वेक्टर एडिशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर तो बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, जैसे फोर्स भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गई, एक्सेलरेशन भी हो गया, इम्पल्स भी हो गया, बहुत सारी चीज, मोमेंटम भी हो गया, है ना, लेकिन अपने मन में क्या रखना है, फोर्स, इससे समझने में आसानी होती है। देखना, अगर कोई पर्सन कहे कहे कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें, वेक्टर एडिशन कहते हैं, यानी रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना हो, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए ए के हेड पे बी का टेल रखेंगे, या बी के हेड पे ए का भी टेल रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए के हेड पे बी का टेल हमने रखा हुआ है, आप उल्टा भी कर सकते हो, बी के हेड पे ए का टेल रख, ठीक है। तो जब हमने ये कंडीशन बना ली तो बोल रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ द ए टू द हेड ऑफ द बी, ए के टेल से बी के हेड की तरफ एक एरो बनाएंगे, वो होगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये दिस इज द लेंथ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द ए, दिस इज द लेंथ ऑफ बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, एंड दिस लेंथ यानी कि ए और बी को हम इस केस में जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, इसके और इसके मैग्नीट्यूड से भी बड़ा होता है, ठीक है, लेंथ इसकी ज्यादा बड़ी है ना। तो हम इसको हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया कि कोई पार्टिकल है यहाँ पे, कोई पार्टिकल है, कोई पर्सन है, उसको दो लोग खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है फोर्स लगा के, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है और एक इधर की तरफ खींच रहा है, तो पार्टिकल जाएगा कहाँ, हमको नहीं पता, ठीक है, जाएगा कहाँ हमको नहीं पता। हमने कहा कि इस बी को हम यहाँ पे उठा के लेके चले,
लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन क्या कहता है कि रिजल्ट ये होगा, यानी कि जो पार्टिकल है वो ना तो इधर जाएगा बी की डायरेक्शन में, ना तो ए की डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल। यहाँ पे इसी मेथड में यहाँ पे लिख लो नंबर 1 ट्रायंगल लॉ। एक ट्रायंगल चूंकि बन रहा है इसलिए इसको बोलेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड क्या है हमारा कि अगर ये ए है, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, सेम पहले वाला, इसको हमको ऐड करना है। तो जो हमने ट्रायंगल मेथड पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें हम क्या करेंगे, ए को ऐसे रखेंगे, बी को हम ऐसे रखेंगे, यानी कि दोनों को हम क्या करेंगे, को इनिशियल वेक्टर बना देंगे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दोनों की हमने ना तो डायरेक्शन चेंज की ना तो मैग्नीट्यूड, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, इसके लाइन के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ, है ना। रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, यानी कि दोनों के इनिशियल पॉइंट से इस जो हमारा वो बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, दैट विल बी द रिजल्टेंट, यानी ए प्लस बी। सेम आएगा, आप देखोगे इससे पहले जो बन रहा था उसका और इसका सेम आएगा, है ना। इसको चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको ना करके आप देख लो पहले ध्यान से, इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन, रिजल्टेंट ये होगा। तो रिजल्टेंट वही आएगा क्योंकि हमने यहाँ रखा था, अब यहाँ रखेंगे। तो इस टाइम पे क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल ना बनती, ये पैरेललोग्राम बन रहा है। इसलिए इस मेथड को हम बोलेंगे लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। आप लिख सकते हो नंबर 2 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। सेकंड, दोनों एडिशन का ही है। This is the parallelogram law of factor addition. Second point. Any problem to anyone? सर हम्म, सर अगर 2 वेक्टर की जगह कहीं 3 या फिर 4 वेक्टर उससे अच्छा ज्यादा बताऊंगा, दीजिए। इसको बताऊंगा। पहले ये समझ में आएगी, सब बताऊंगा, बता दूंगा। ये 3 वाले बता दूंगा, 5 वाले बता दूंगा, 7 वाला भी बता दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ओके, नो डाउट। नो, ओके। यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है अभी वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। First point was triangle law of factor addition, and the second was parallelogram law of factor addition. Okay. You must remember that what is the meaning of factor addition and what is the meaning of algebraic addition. Okay. Whenever we will try to solve 2 vector quantities or add 2 vector quantities, we will use vector addition. Okay. If we need to add 2 scalar quantities, we must apply the algebraic addition. Algebraic addition. Okay. Okay, good. Okay, thank you. You may leave the class after writing present sir. First, give your attendance, present sir, and then after leave the class.